गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब हमारे आईटी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। अभी मैंने एक उत्साह, एक जोश, जैसे ही आईटी एक्सपर्ट नाम लिया तो हमारे प्यारे से लाल वंश के चेहरे पर एक अद्भुत खुशी देखने को मिली। और ऐसा मुझे बार बार और रोजाना लेक्चर में इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि ये जितने भी कलाकारी होती है बोर्ड के इधर उधर और सुंदर दिखाने में, इन दोनों की जुगलबंदी का ही जोर रहता है, मेरे दो नन्हे से फूल यश और वंश का। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी मेरे नन्हे से फूल ही हैं सारे के सारे। अब आप सब के लिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम पिछले दो लेक्चर से पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं इसके, जो ना कि केवल थियोरिटिकली बट आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, उसे हम कवर अप कर चुके हैं और आज बारी है पोटेशियम परमैंगनेट। आपका ये सेकंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है, राइट। जितना इंपॉर्टेंट K2Cr2O7 है उतना ही इंपॉर्टेंट दैट इज KMnO4 है। सो सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मूला KMnO4, ये इसका फॉर्मूला होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो जैसे हमने पिछले दो लेक्चर कराए हैं बिल्कुल लगभग सेम से ही हैं और हल्का सा माइनर डिफरेंस है। जिस बच्चे को पिछले दो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गए, जिसने घर पे बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर ली, आज का लेक्चर, आज की रिएक्शन बिल्कुल उससे मैच करेंगी, लगभग उसके जैसी ही आपको देखने को मिलेगी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। और आज का टॉपिक है हमारा KMnO4। KMnO4 का मतलब होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इससे पहले हम आज का लेक्चर शुरू करें, पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम इसमें यूज करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो आज के लेक्चर में यूज करने वाले हैं, पहले उन पे फोकस करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले KMnO4 जो हमारा मेन हेडिंग है, और KMnO4 का मतलब होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये इसे मत भूलिएगा, ये है आपका KMnO4 है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसमें से अगर K पॉजिटिव निकाल दिया जाए तो बचेगा MnO4 नेगेटिव, और MnO4 नेगेटिव को हम कहते हैं परमैंगनेट आयन। ये होगा हमारा परमैंगनेट आयन। इसके बाद अब गौर से डिफरेंस नोट करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास, दैट इज K2MnO4। अब K2MnO4 को कहा जाता है पोटेशियम मैग्नेट। तो यहां पर आप डिफरेंस नोट करेंगे, यहां पर आप पोटेशियम परमैंगनेट में केवल एक पोटेशियम होता है और पोटेशियम मैग्नेट में दो पोटेशियम होते हैं। अब अगर बारी बारी से 2 K पॉजिटिव अगर हम इसमें से निकाल देते हैं तो बचेगा आपके पास MnO4 नेगेटिव 2 आपका बचेगा। अगर MnO4 नेगेटिव 2 बचता है तो इसको कहा जाता है मैग्नेट आयन। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत अच्छे तरीके से पोटेशियम मैग्नेट, पर मैग्नेट आयन और मैग्नेट आयन में डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं शुरू अब आज का हेडिंग, आज का लेक्चर, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4। सबसे पहला सवाल आता है, पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे बनाया जाता है। जैसे K2Cr2O7 की सारी रिएक्शन थी, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार सारी रिएक्शन उसी सीक्वेंस में KMnO4 की है। पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। प्रिपरेशन में सबसे पहले ओर को जानने की कोशिश करेंगे। इसका ओर होता है MnO2। जैसे K2Cr2O7 का ओर था क्रोमाइट ओर, यहां पर इसका ओर है, इसका कंपाउंड है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, मैंगनीज किस फॉर्म में पाया जाता है,
दैट इज MnO2 और नाम क्या है? पायरोलुसाइट ओर का नाम है पायरोलुसाइट ओर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे डिफरेंट स्टेप्स में आपका डाइक्रोमेट बनता था, पहले हम क्रोमेट बनाते थे, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाते थे, इसी प्रकार यहां पर भी इसी स्टेप में पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप है आपको पायरोलुसाइट ओर लेना है। आपने लिया, दैट इज पायरोलुसाइट ओर। याद रखिए, पायरोलुसाइट ओर आपने लिया। पहले स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में पायरोलुसाइट ओर से बनेगा दैट इज पोटेशियम मैग्नेट। पहले स्टेप में इंपॉर्टेंट पहला स्टेप ये है। सो पहला स्टेप नोट करेंगे। पहला स्टेप क्या है, आपका यहां पर दैट इज पायरोलुसाइट ओर है, उससे पहले स्टेप में बनेगा पोटेशियम मैग्नेट। और दूसरे स्टेप में जो पोटेशियम मैग्नेट है, दूसरे स्टेप में जो आपका पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट, उससे फिर बनेगा पोटेशियम परमैंगनेट, उससे बनेगा पोटेशियम परमैंगनेट। तो चलो सबसे पहले आउट स्केच तैयार करते हैं। लर्न करने से पहले, रिएक्शन लिखने से पहले आप ऐसे अपने मन में बैठा लें कि पोटेशियम परमैंगनेट 2 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप, पायरोलुसाइट ओर से पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, फिर पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा। अब सोचो, इससे ये बनाना है, मतलब आपको एक एल्कली मेटल की जरूरत है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे पोटेशियम, जब हम सोडियम क्रोमेट बना रहे थे और क्रोमाइट और Cr2O3 आपको मिल गया था, Cr2O3 मिल गया था, तो वहां पर हमने सोडियम कार्बोनेट डाल के हीट किया था। यहां पर आपको पोटेशियम मेटल चाहिए, तो यहां पर आप पोटेशियम मेटल का कोई सोल्ट डाल के हीट करो। यहां पर जैसे आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट में सोडियम कार्बोनेट डाल के हीट किया था उसकी प्रिपरेशन के दौरान, ऐसे ही यहां पर आप डालने वाले हैं दैट इज पोटेशियम कार्बोनेट, और डाल के आप इसको हीट कर देंगे, कंबस्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसको कंबस्ट करते हैं, याद रखिए बनेगा, क्या बनेगा, बनेंगे यहां पर दैट इज 2 मोल्स बनेंगे पोटेशियम मैग्नेट के, 2 मोल्स पोटेशियम मैग्नेट के। और जब भी किसी कार्बोनेट सोल्ट को डाल के हम हीट करते हैं तो वहां से जो गैस बाहर जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाती है। सो पहले स्टेप में कुछ नहीं, पहले अपना टारगेट फिक्स किया। टारगेट फिक्स में आपके पास पायरोलुसाइट ओर था, उससे पोटेशियम मैग्नेट बनाना है, तो पोटेशियम का कोई सोल्ट पोटेशियम कार्बोनेट डाल के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट कर दिया, एयर की प्रेजेंस में उसको हीट कर दिया, बना पोटेशियम मैग्नेट। और जब कार्बोनेट सोल्ट को डाल के हीट करते हैं तो एज अ साइड प्रोडक्ट वहां से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन की थी। अब मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, आपके पास पोटेशियम मैग्नेट है और इससे पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है। बड़ा आसान है बनाना। आप देखो यहां एक पोटेशियम ज्यादा है, अगर सोडियम या पोटेशियम को बाहर निकालना होता है तो क्लोरीन साइड में ले आओ। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम डालेंगे Cl2 गैस पास कर देंगे इसके सॉल्यूशन में से। जैसे ही आप Cl2 गैस पास करोगे, यहां पर आपने Cl2 गैस को पास किया और एक K और एक Cl, और अगर 2 ले लेते हैं तो यहां से 2K और 2 Cl बाहर हो जाएंगे, निकल जाएगा बाहर दैट इज 2KCl यहां से बाहर निकल जाएगा और बनने वाले हैं आपके दैट इज 2KMnO4, बनने वाला है आपका 2KMnO4। बन गया, सीधा सीधा बन गया पोटेशियम परमैंगनेट। सो मेरे प्यारे बच्चों, अपने माइंड में
आसानी से 2 स्टेप। इसमें से एक पोटेशियम हटाना था, क्लोरीन गैस को पास कर दो, अपने आप पोटेशियम को खींच लेगा साइड में, अपने आप साइड में खींच लेगा, बनेगा पोटेशियम परमैंगनेट प्लस KCl, यहां से बाहर हो जाएगा। 2 स्टेप बड़े आसानी से। पहला, पाइरोलुसाइट ओर से बनाया पोटेशियम मैग्नेट, दूसरे स्टेप में पोटेशियम मैग्नेट से बनाया पोटेशियम परमैंगनेट। अब पहला क्वेश्चन बोर्ड के लिए सीधा इंपॉर्टेंट, और पहला क्वेश्चन यही आता है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ दैट इज KMnO4 फ्रॉम पाइरोलुसाइट ओर। भैया सबसे पहला क्वेश्चन वहां पर बनता था, क्रोमाइट ओर से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाइए, राइट द प्रिपरेशन। यहां पर क्वेश्चन बनेगा, राइट द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पाइरोलुसाइट ओर। बड़ा आसान, सिंपल सा है। 2 रिएक्शन लिखनी है, कैसे लर्न करनी है आपको बता दिया गया। नोट्स में जब आप पढ़ने वाले हैं, जिन बच्चों के पास पैकेजेस हैं, सभी के पास पैकेज हैं, आप आज की जो रिएक्शन है वो सारी की सारी बोर्ड पे से आप पढ़ेंगे। नोट्स में हमने बहुत सारी रिएक्शन प्रिपरेशन की दे रखी हैं, लेकिन आप नोट्स में से केवल इन 2 रिएक्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। भाई प्रिपरेशन आनी है, कोई भी 2 रिएक्शन, पूरा मेथड आपने लिखना होता है कैसे पोटेशियम परमैंगनेट को बनाया जाता है, तो आप क्या करेंगे, उन सब रिएक्शन में से केवल इन 2 रिएक्शन को सेलेक्ट करके आप लिख देंगे। रादर मैं ये कहूंगा, फेयर कॉपी में आप जो नोट्स बनाए K2Cr2O7 के और KMnO4 के, वो केवल उसमें से बनाए जो बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, जो मैंने आपको यहां पर लेक्चर्स के दौरान जो मैं पढ़ा रहा हूं। जो आपको नोट्स में है, जब मैं आपको पर्सनली बुलाऊंगा, हर वीक जो हम आपको क्लास के लिए बुलाते हैं, उसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि नोट्स में से किस तरीके से रिएक्शन को टैकल करना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार यहां पर इसकी प्रिपरेशन हो जाती है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जहां तक फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जिस प्रकार K2Cr2O7 ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल होते हैं, याद रखिएगा, अगर KMnO4 की बात करते हैं तो ये डीप पर्पल ब्लैक होता है, डीप पर्पल ब्लैक कलर के इसके क्रिस्टल्स होते हैं। ऑल राइट, जिस प्रकार ठंडे पानी में K2Cr2O7 कम घुलता है, इसी प्रकार ये भी ठंडे पानी में कम घुलता है, और K2Cr2O7 गर्म पानी में बहुत अच्छे से घुलता है, फेयरली सोल्यूबल होता है। इसी प्रकार ये भी फेयरली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, फेयरली सोल्यूबल इन हॉट वाटर। ये भी बिल्कुल मस्त तरीके से फेयरली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, ये भी हॉट वाटर में बहुत अच्छे तरीके से सोल्यूबल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब तक बिल्कुल सेम सीक्वेंस, और आगे भी कोशिश करेंगे उसी सीक्वेंस में आपको सब कुछ बताया जाए। अब याद करो, K2Cr2O7 में हमने बताया था आपको। अब चलते हैं केमिकल रिएक्शंस। KMnO4 की इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की तरफ आगाज करते हैं और बढ़ते हैं। वहां पर सबसे पहली रिएक्शन थी, जब हम एक्शन ऑफ हीट पढ़ा रहे थे, हमने कहा कि भाई अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है। वहां पर हमने कहा जैसे जैसे बनता है, अगर किसी भी चीज को स्लोली हीट करते हो तो वो उसी स्टेप में टूटता है। यहां पर भी KMnO4 को आप हीट करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही टूटेगा जैसे जैसे स्टेप में ये बना है। जब KMnO4 बना तो मुख्य तौर पर 2 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट रहे। KMnO4 बना पोटेशियम मैग्नेट से, और पोटेशियम मैग्नेट बना पाइरोलुसाइट ओर से। तो ये उन्हीं में ही टूटेगा अगर आप उसको हीट करोगे, टूटेगा, दैट इज पोटेशियम यहां से टूटेगा, पोटेशियम मैग्नेट में टूटेगा, ये टूटेगा पोटेशियम मैग्नेट में, निकलेगा बाहर यहां से, दैट इज MnO2 बाहर निकलेगा यहां से, और साथ के साथ यहां से निकलेगी ऑक्सीजन गैस बाहर, साथ के साथ ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। आपने हीट किया,
जिन दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से वो मिलके बना था उन्हीं में टूट जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे K2Cr2O7 टूटा था। K2Cr2O7 डाइक्रोमेट क्रोमेट से और Cr2O3 से मिलके बना हुआ होता है। ये भी आपका पोटेशियम मैग्नेट, यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट, और टूटेगा पायरोलुसाइट और में टूटेगा। यहाँ पर आप एक और एडिशनल रिएक्शन लिख सकते हैं और वो है अगर इसको रेड हीट करते हैं। रेड हीट मतलब अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो उस केस में क्या होता है। उस केस में याद रखेंगे 2KMnO4 है आपके पास, 2KMnO4 की हम बात करते हैं, 2KMnO4 है। अगर रेड हीट करते हैं, यहाँ पर आप रेड हीट लिखने वाले हैं, रेड हीट लिखने वाले हैं, और ये टूटेगा आपका दैट इज 2K2MnO3 प्लस O2 यहाँ से बाहर। इसको पोटेशियम मैग्नाइट हम कहते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा दैट इज पोटेशियम, कैमरामैन यश, इसको हम पोटेशियम मैग्नाइट के नाम से हम पहचानते हैं, कहते हैं इसको पोटेशियम मैग्नाइट। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात ध्यान रखें, बिल्कुल उसी तरीके से सेम तर्ज पे जैसे K2Cr2O7 है, बिल्कुल उसी सेंस में आपको हम पढ़ा रहे हैं KMnO4। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। अब आपसे आशा करता हूं अब आप गौर फरमाएं, गौर फरमाएं। हमने आपको पढ़ाया K2Cr2O7 में हीट के बाद हमने पढ़ाया था कि अगर एल्कली डालते हैं तो K2Cr2O7 पे क्या फर्क पड़ता है, और शायद उसमें आपको यह बताया गया था कि जैसे ही हम कोई एल्कली डालते हैं तो जो डाइक्रोमेट होता है वो क्रोमेट में टूट जाता है और कलर चेंज होता है। राइट, याद आया होगा। ऐसे ही अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन आने वाली है वो रिएक्शन यही आने वाली है कि अगर एल्कली KMnO4 पे डालते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसको जानने से पहले आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि हम अब इसको करने वाले हैं खटैक से रब। अब बारी है, जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम KMnO4 में एल्कली डालते हैं, कोई बेस डालते हैं, या pH अगर हम बढ़ाते हैं तो KMnO4 पर उसका क्या इंपैक्ट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही हम KMnO4 के अंदर 2 मोल्स ऑफ KMnO4, क्लियर है, यहां पर जैसे ही KMnO4 में हम एल्कली डालते हैं, एल्कली डालते हैं, आपके बहुत अच्छे से ध्यान होगा, हमने आपको बताया था डाइक्रोमेट क्रोमेट में टूट जाता है, जो जिससे बना है उसमें टूट जाता है एल्कली डलने पर। अरे परमैग्नेट है, मैग्नेट से बना है तो टूटेगा, किस में टूटेगा, मैग्नेट में टूटेगा। तो यहां पर आपको 2 मोल्स मिलेंगे दैट इज K2MnO4, तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा मैग्नेट में टूट जाएगा। परमैग्नेट है, मैग्नेट से बना है, पर मैग्नेट से बना है, उसमें टूट जाएगा। जब भी कोई एल्कली या एसिड होता है तो हमेशा हमने बताया हुआ है कि भैया वाटर वहां से जरूर निकलेगा, प्लस निकलता है एडिशनल एक एटॉमिक ऑक्सीजन, एक एटॉमिक ऑक्सीजन। तो यहां पर भी आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, बिल्कुल वही रिएक्शन है जो डाइक्रोमेट में थी। यहां पर बस क्या फर्क होता है, फर्क होता है कि एक फर्क केवल होता है, और वो फर्क होता है कि एटॉमिक ऑक्सीजन बाहर जाता है, एटॉमिक ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। अगर कोई सब्सटेंस किसी भी मीडियम में एटॉमिक ऑक्सीजन अगर छोड़ता है तो हम कहते हैं इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब KMnO4 यहां पर हम लिख सकते हैं KMnO4 इन एल्केलाइन मीडियम act as an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो KMnO4 में और K2Cr2O7 में ये डिफरेंस भी होता है कि एल्केलाइन मीडियम में अनस्टेबल तो दोनों ही हैं, डाइक्रोमेट क्रोमेट में टूटता है, परमैग्नेट मैग्नेट में टूटता है। लेकिन यहां एक एडिशनल बात है, और एडिशनल बात है
कि ये एक एटॉमिक ऑक्सीजन छोड़ता है, नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ता है, इसीलिए KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि K2Cr2O7 नहीं है। और यहां पर आके नेक्स्ट आपसे बनता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या बनता है, उस क्वेश्चन को मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन आपका बनता है, टेल व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट। व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, आपसे पूछा जाता है भाई बताओ बेयर्स रिएजेंट क्या है। तो आप सीधा बेयर्स रिएजेंट के बारे में कह सकते हैं, आसानी से ये कह सकते हैं बेयर्स रिएजेंट होता है दैट इज एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 जो होता है इसको बेयर्स रिएजेंट के नाम से भी पहचाना जाता है। बेयर्स रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कौन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज नन अदर देन KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम। मेरे प्यारे बच्चों, जब जब एटॉमिक ऑक्सीजन निकलता है, मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन हो या रिड्यूसिंग एजेंट की हो, तो उसे हम आयनिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर इस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे आयनिक फॉर्म में। इसी की आयोनिक फॉर्म होगी MnO4 नेगेटिव, gaining one electron forming MnO2 नेगेटिव। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया हुआ है MnO4 नेगेटिव परमैग्नेट आयन, MnO4 नेगेटिव 2 ये हो जाएगा मैग्नेट आयन, ये परमैग्नेट आयन, ये मैग्नेट आयन। अब बड़ा सरल सा दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टेल द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एल्केलाइन मीडियम। भाई एल्केलाइन मीडियम में आप KMnO4 का इक्विवेलेंट मास बताइए। सरल है, आसान है। कैसे आप बताने वाले हैं? भाई इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है, पहले भी हमने आपको बताया है कि इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन n, और मॉलिक्यूलर मास होता है KMnO4 का 58 डिवाइडेड बाई n। किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं या गेन हुए हैं, ये n होता है। तो यहां पर आपको साफ साफ आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है रिएक्शन में, तो आप n इज इक्वल टू 1 यहां पर लिखने वाले हैं, और आंसर आ जाएगा 158। ये यहां पर दो बड़े प्यारे से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। आशा करते हैं मजे से ये बात समझ में आपके आ गई होगी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और अब बारी है यहां से ध्यान से समझिए। अब एक एडिशनल रिएक्शन जिसे हम K2Cr2O7 में नहीं दिखाते हैं, एक एडिशनल रिएक्शन यहां पर एडिशनल रिएक्शन है दैट इज न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम का मतलब क्या है कि भाई अगर हम KMnO4 को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, राइट? सारी रिएक्शन बड़ी चुन के हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बस ध्यान यहीं पर बनाए रखें, राइट? तो रिएक्शन है आपकी यहां से KMnO4 के अंदर ध्यान देंगे, दैट इज 2 moles ऑफ KMnO4, यहां पर जैसे ही इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं टूटेगा। इसको ऐसे लर्न करो, KMnO4 के बनते वक्त दो चीज आपको लर्न कराई थी। एक आपको लर्न कराया था पाइरोलुसाइट ओर से पोटेशियम मैग्नेट बनता है। एल्केलाइन मीडियम में जब KMnO4 को डालते हैं तो बनता है पोटेशियम मैग्नेट। बच गया एक, क्या बच गया? पाइरोलुसाइट ओर, बच गया MnO2। तो याद रखेंगे जैसे इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं बनेगा 2 moles, यहां से निकल जाएंगे MnO2, 2 moles ऑफ MnO2 प्लस यहां से निकल जाएंगे
दैट इज 2 मोल्स ऑफ KOH, और साथ के साथ याद रखो यहां से निकलता है 3 मोल्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रो ऑक्सीजन, राइट। तो आप जैसे ही पानी में डिसॉल्व करते हो, अरे भैया एक्टिव मेटल है, पानी में डिसॉल्व करोगे पोटेशियम मेटल, एक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल तुरंत एल्कली बनाता है। मैंगनीज है, कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, मैंगनस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोलूसाइट ओर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पे आप फोकस करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि KMnO4 पानी में भी डलते ही 3 ऑक्सीजन छोड़ता है। इसका मतलब आप फिर से यहां पर लिखने वाले हैं एक पॉइंट लगा के कि KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम act as oxidizing agent। तो यहां पर आप मेरे प्यारे बच्चों लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं? KMnO4 यहां भी एटॉमिक ऑक्सीजन छोड़ता है, एल्कली डालो तो ऑक्सीजन छोड़ता है, पानी डालो न्यूट्रल मीडियम रखो तो ऑक्सीजन छोड़ता है। तो KMnO4 बहुत बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर से ये एक हाफ रिएक्शन हुई। जब भी कोई रिएक्शन हो, चाहे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चाहे रिडक्शन रिएक्शन हो, उसे आयनिक फॉर्म में जरूर लिखना है। इसी प्रकार यहां पर भी अब हम इसको लिखने वाले हैं इसकी आयनिक फॉर्म में। इसकी आयोनिक रिएक्शन हो जाएगी, अगर हम इसकी आयोनिक रिएक्शन की बात करें तो आयोनिक रिएक्शन हो जाएगी MnO4 नेगेटिव। पहले आप बड़े ध्यान से समझने वाले हैं, प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग, राइट। बनाएगा यहां से MnO2 प्लस निकल जाएंगे 4 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। ये इसकी आयोनिक रिएक्शन है। अब क्वेश्चन आएगा, ये इसकी आयोनिक रिएक्शन है। आपसे क्वेश्चन आया, ये था A पार्ट। B पार्ट में क्वेश्चन आएगा टेल इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। भाई आपको न्यूट्रल मीडियम में इसका इक्विवेलेंट मास बताना है। तो बड़ा सिंपल है, इस बार इक्विवेलेंट मास आप ऐसे बताने वाले हैं, दैट इज इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन n। 158 डिवाइड कर देंगे 3 से और आंसर आएगा दैट इज 52.67। यहां से आंसर आएगा। 3 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हाफ रिएक्शन में जब आप बैलेंस करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके आते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन से हम डिवाइड कर देते हैं। बहुत ज्यादा रिएक्शन को लर्न करने की, आयनिक रिएक्शन को इन दोनों केस में ज्यादा लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। आयनिक रिएक्शन की मदद से हम इक्विवेलेंट मास आपको समझा रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छे बच्चे फिर भी 1-1, 2-2 बार इन रिएक्शन को लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। जहां तक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, बड़ी आसान है। अगर आप एल्कली में डालते हो तो पोटेशियम मैग्नेट में टूटता है, और अगर आप पानी में डालते हो तो पायरोलूसाइट ओर में टूटता है। जैसे बन रहा है, बनने में या तो पायरोलूसाइट ओर का रोल है या फिर पोटेशियम मैग्नेट का रोल है। एक बार पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा, एक बार पायरोलूसाइट ओर मिलेगा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। चलो एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपसे जनरेट करते हैं। बताओ इक्विवेलेंट मास KMnO4 का किस केस में ज्यादा होगा? एल्कलाइन मीडियम में ज्यादा होगा या न्यूट्रल मीडियम में ज्यादा होगा? तो सीधा सीधा सा आंसर हो जाएगा, एल्कलाइन मीडियम में 158 होता है और न्यूट्रल मीडियम में अगर हम बात करें तो 52.67 होता है। तो आंसर है एल्कलाइन मीडियम में इक्विवेलेंट मास KMnO4 का ज्यादा होता है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, अब याद करो
जैसे ही एल्कली की रिएक्शन या पीएच की रिएक्शन K2Cr2O7 में पढ़ाई थी, उसके बाद हमने क्या पढ़ाया था K2Cr2O7 में? उसके बाद पढ़ाया था एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड K2Cr2O7 पे तो आप देख चुके हैं, अब हम दिखाने वाले हैं KMnO4 पे, लेकिन उससे पहले आप क्या करें, लें स्क्रीनशॉट, क्योंकि पलक झपकते ही हम इसको करेंगे रब। प्यारे प्यारे बच्चों, अब बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड दैट इज एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जिस प्रकार एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड K2Cr2O7 पे था, सेम बिल्कुल सेम केमिस्ट्री के साथ वही रिएक्शन होगी KMnO4 के साथ। आप जानते हैं हमने सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन दो अलग अलग कंडीशंस पे दिखाया था, एक कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, एक हॉट सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे कि अगर हम कोल्ड कंडीशन पर सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं तो KMnO4 किस तरीके से रिएक्शन शो करता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप KMnO4 पे जैसे ही आप कोल्ड कंडीशन पे सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, यहां पर ये इस तरीके से रिएक्शन शो करेगा, दो मेटल पे ध्यान दीजिए, एक एल्कली मेटल, एक ट्रांजिशन मेटल। सबसे पहला आपका टारगेट बिल्कुल उसी शैली में बोलूंगा जिसमें हमने K2Cr2O7 में बोला था। सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल पे ध्यान दो। वहां पर क्रोमियम ने अपना ऑक्साइड बनाया था कोल्ड कंडीशन पे, यहां पर मैंगनीज अपना ऑक्साइड बनाएगा Mn2O7। वहां CrO3 बना था, यहां Mn2O7 बनेगा, मैंगनीज अपना ऑक्साइड बनाएगा, क्रोमियम ने अपना ऑक्साइड बनाया था। इसके बाद पोटेशियम जो एल्कली मेटल होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बाइसल्फेट बनाएगा, कोल्ड कंडीशन में बाइसल्फेट बनाएगा, वहां पर भी बाइसल्फेट बना था। और हमने आपको कहा था एसिड या एल्कली के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो हमेशा प्रोडक्ट में वाटर जरूर निकलेगा। क्लियर है, वाटर जरूर निकलेगा। तो निकल गया H2O, कंप्लीट रिएक्शन। सेम केमिस्ट्री, सेम सिमेट्री, बिल्कुल उसी तरीके से। अगर यहां K2Cr2O7 ले लोगे तो यहां केवल CrO3 आपने लिखना है, बाकी पूरी रिएक्शन सेम है। चलो अब जानने की कोशिश करते हैं अंडर हॉट कंडीशंस KMnO4 किस तरीके से बिहेव करता है। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे हॉट कंडीशंस पे KMnO4 प्लस दैट इज H2SO4 की अगर हम बात करते हैं, राइट, दो मेटल, एक ट्रांजिशन मेटल, एक एल्कली मेटल, दोनों मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दोनों अपना सल्फेट बनाएंगे। वहां पर Cr2SO4 होल थ्राइस बना था, यहां पर बनेगा MnSO4। बस याद रखते चले जाओ। वहां पर बना था K2SO4, यहां भी K2SO4 बनेगा। अच्छे से लर्न करो, अच्छे से ध्यान से लर्न करो। वहां पर पानी निकला था, यहां पर भी पानी निकलेगा, यहां पर भी पानी निकलेगा। वहां पर याद रखेंगे, वहां पर ऑक्सीजन रिलीज हुए थे, यहां पर भी ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, राइट, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को हॉट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं और तब KMnO4 डालते हैं तो अपने तीनों काम करता है, सल्फेट बनाएगा, पानी छोड़ेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर रिलीज करता है, सल्फेट बनाता है, तीनों काम। बिल्कुल ऐसे ही बोला था K2Cr2O7 में, दोनों मेटल के सल्फेट बनेंगे, पानी निकलेगा और एटॉमिक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब आप जानते हो कोई भी सब्सटेंस अगर एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करता है तो शायद हम अगली लाइन यही लिखते हैं कि MnO4 इन एसिडिक मीडियम
एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम क्या लिखने वाले हैं आगे, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस भैया ये आपका बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट। इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब भी कोई हाफ रिएक्शन होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन होती है, रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन होती है, तो पहले लिखते हैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन, फिर लिखते हैं उसकी आयनिक रिएक्शन। अब जब इसको बैलेंस करके लिखोगे तो आयोनिक रिएक्शन लिखी जाएगी कुछ इस प्रकार, आयोनिक रिएक्शन लिखी जाएगी कुछ इस प्रकार। आयोनिक रिएक्शन विल बी रिटन एज डायरेक्ट लर्न करेंगे। अब आयोनिक रिएक्शन 11th क्लास में कैसे लिखते हैं सिखाई जाती है, 12th में उस मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली लर्न करें। कैसे, यहां से MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कन्वर्ट होगा Mn2 पॉजिटिव में, और अगर 8H पॉजिटिव हैं तो बाहर निकलेंगे 4H2, बाहर निकलेंगे 4H2। मेरे प्यारे बच्चों गौर फरमाइए, यहां पर MnO4 नेगेटिव है, एसिडिक मीडियम में है। जिस प्रकार Cr2O7 नेगेटिव 2 कन्वर्ट होता था Cr पॉजिटिव 3 में, क्रोमियम पॉजिटिव 3 में, MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव में। वहां पर 14H पॉजिटिव थे, यहां 8H पॉजिटिव है। वहां 7H2O निकलता था, यहां पर 4H2O निकलेगा। सब सेम है, सब आसान है। चलो तो पहला क्वेश्चन यहां पर आप बताने के लिए तैयार हो जाएं। और पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, टेल इक्विवेलेंट मास। बताओ भाई इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम में बताओ। साधारण सी बात, सॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास 158 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 31.6। इसका मतलब एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट मास KMnO4 का सबसे कम होता है, न्यूट्रल मीडियम में इससे कम होता है, इससे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा एल्कलाइन मीडियम में होता है, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसे तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें, राइट। और अब बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं अब आगे आपको पढ़ाने वाला हूं वो सारा का सारा बिल्कुल सेम है जो K2Cr2O7 में पढ़ाया गया था। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसकी मॉलिक्यूलर इक्वेशन, ये इसकी आयनिक इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका काम है ऑक्सीडेशन कराना। तो यहां पर अब मैं नोट लगा के लिखने वाला हूं, क्या, इट ऑक्सीडाइजेज। बस ध्यान से, नंबर 1 याद करो क्या बताया था भैया, ऑक्सीडाइज करेगा फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करेगा, या यहां पर लिखा जा सकता है फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज करेगा, फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज करेगा। पूरा का पूरा सेम है, टिट्टो सेम है सारी रिएक्शन। दूसरा, ये ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्जेलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, इसे हम लिख सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में। यहां पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई COH को ऑक्सीडाइज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके बाद
ये भी लिखा जा सकता है थर्ड पॉइंट में कि ये आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करेगा। फोर्थ में ये भी लिखा जा सकता है H2S या सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज करेगा। ये शायद K2Cr2O7 में बिल्कुल सेम चारों पॉइंट लिखे थे, यहां पर भी चारों पॉइंट लिखे जाने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, राइट व्हाट हैपन्स व्हेन या राइट द रिएक्शंस, बिल्कुल वही रिएक्शन, बस अब K2Cr2O7 की जगह KMnO4 आ जाएगा। राइट द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 विद ऑक्सैलिक एसिड। भैया क्या करोगे अगर इन चारों में से किसी का भी जिक्र होता है? आयनिक रिएक्शन लेनी है। क्या करना है? जैसे ही जिक्र आया एसिडिफाइड KMnO4, या तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन लोगे या आयनिक इक्वेशन लोगे। याद रखो इन चारों में से किसी का भी जिक्र है तो आयनिक रिएक्शन आपको लेनी है। तो आप लोगे आयनिक रिएक्शन MnO4 नेगेटिव, ऐसे लर्न करोगे। MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव में, ऑल राइट, प्लस 8H पॉजिटिव, क्लियर है, निकलेंगे 4H2O की फॉर्म में बाहर निकलेंगे, गेन करता है 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे है बेटा, बिल्कुल सेम। अब ये तो एसिडिफाइड KMnO4 है, क्या करेगा ये? ऑक्सैलिक एसिड को क्या करेगा? ऑक्सैलिक एसिड हो या ऑक्सलेट हो, किसमें कन्वर्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सैलिक एसिड बेशक दिया हुआ हो, आपने जो लिखना है वो ऑक्सलेट को लिखना है, क्योंकि H पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ऑक्सलेट पे। तो आप यहां लिखने वाले हो कि जो ऑक्सलेट आयन है वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। 2 नेगेटिव चार्ज हैं, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब याद करो क्या बताया था हमने K2Cr2O7 में? इलेक्ट्रॉन बराबर करोगे और दोनों रिएक्शन को ऐड कर दोगे। यहां 5 इलेक्ट्रॉन, यहां 2, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो। यहां मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे, यहां मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे, और आप कर दोगे इन दोनों रिएक्शन को ऐड, इस दौरान इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये इधर ऐड करके लिख दोगे, इन तीनों को ऐड करके यहां लिख दोगे। चलो भाई लिखते हैं, बना 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 5 ऑक्सलेट आयन, इधर बाहर निकलेगा 5Mn2 पॉजिटिव प्लस दैट इज 8H2O, और बाहर आएगा दैट इज 10CO2, ये हाफ रिएक्शन दोनों लिखनी है, इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, पूरी रिएक्शन आ जाएगी। और करेंगे क्या? लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, दिस इज द इंपैक्ट ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 ऑन ऑक्सलेट आयन। और क्या इंपैक्ट रहा? इंपैक्ट रहा ये कि जो ऑक्सलेट आयन है वो ऑक्सीडाइज हो गया। किसमें ऑक्सीडाइज हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ क्या पूरी रिएक्शन सेम है जैसी K2Cr2O7 की थी या नहीं? पूरी की पूरी रिएक्शन सेम है। आज का लेक्चर उसी का रिकैप है, उसी का एक तरीके से रिवीजन है। अगर K2Cr2O7 होता यहां पर एसिडिफाइड K2Cr2O7 तो आप लिखते Cr2O7 -2 प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, यहां Cr पॉजिटिव 3 प्लस 7H2O, बाकी सब सेम, राइट। अब आपने सेल्फ ट्राई करना है, यहां पर बार बार विद ऑक्सैलिक एसिड। अगली बार आप आज का होमवर्क रहेगा फेरस सल्फेट पे या फेरस आयन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो यहां फेरस लिख देंगे,
वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा H2S पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप यहाँ S-2 लिख देंगे, यहाँ S लिख देंगे। और अच्छे बच्चे अब इन चारों रिएक्शन को आप, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम इन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करा चुके हैं, तो आप इन्हें पिछले लेक्चर की तरह ही चारों को आप पूरा करेंगे। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, फटाफट से अब इसको नोट करो, क्योंकि मैं अब इसको तुरंत करता हूं रब। अब बारी है कि आपने मॉलिक्यूलर इक्वेशन को कब यूज करना है। उसी प्रकार जैसे K2Cr2O7 में नाइट्राइट है, सल्फाइट है और सल्फर डाइऑक्साइड है, तब आप मॉलिक्यूलर इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एसिडिफाइड KMnO4 नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फाइट को सल्फेट में करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में करेगा। यहां आप देखेंगे कि यहां ऑक्सीजन में फर्क है, 2 से 3, 3 से 4, 2 से 4। जब आपका ऑक्सीजन में फर्क आता हो, या आप डायरेक्टली ये कह लो इन तीनों केसेस में आप मॉलिक्यूलर इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? क्वेश्चन आया, व्हाट इज द राइट द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 on that is पोटेशियम या सोडियम नाइट्राइट। मेरे प्यारे बच्चों, एसिडिफाइड KMnO4 आपने देखा। अब आप जानते हैं या तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन या आयनिक इक्वेशन। नाइट्राइट है, फेरस होता, ऑक्सलेट होता, आयोडाइड होता, H2S होता, आयनिक इक्वेशन। अगर आप नाइट्राइट है तो वो नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज होता है, यहां ऑक्सीजन में फर्क आएगा, यहां मॉलिक्यूलर इक्वेशन लो। तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आप लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ KMnO4, पहले आप पूरी वाली रिएक्शन ऊपर लिखेंगे, प्लस 3 मोल्स ऑफ H2SO4। ऑल राइट, बनने वाला है 2 MnSO4। दोनों मेटल के सल्फेट बनेंगे, दोनों मेटल के बनेंगे सल्फेट, निकलेगा 3H2O प्लस 5 एटॉमिक ऑक्सीजन। बस, पहले आपने इसकी हाफ रिएक्शन लिख दी। अब सोडियम नाइट्राइट में याद रखो, सोडियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा नाइट्राइट पे, ये कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में। तो आप लिखेंगे सोडियम नाइट्राइट, एक इसमें कन्वर्ट होगा सोडियम नाइट्रेट में, कन्वर्ट होगा सोडियम नाइट्रेट में। एक ऑक्सीजन में फर्क है तो एक एटॉमिक ऑक्सीजन को गेन करेगा, लेकिन आयनिक में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं, मॉलिक्यूलर में ऑक्सीजन बैलेंस करने होते हैं। ये 5 एटॉमिक ऑक्सीजन छोड़ेगा, यहां पर 1 है तो पहले इसकी मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आप ऐसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से मल्टीप्लाई करके तब आप इन दोनों को ऐड करोगे। इस प्रकार अब आप इन दोनों को ऐड करोगे, दैट इज दिस वन। दोनों को ऐड कर दोगे, एटॉमिक ऑक्सीजन से एटॉमिक ऑक्सीजन कट जाएंगे, ठीक है, बनेगा 2 KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5 NaNO2 लेफ्ट के साथ, राइट के साथ, ये बनेगा 2 MnSO4 प्लस K2SO4 ऐसे, प्लस 3H2O प्लस 5 NaNO3। ठीक है बेटा, बिल्कुल सारा सेम, कुछ नहीं बदला। पिछले वाले लेक्चर में सारा का सारा सेम बना दिया जैसा लास्ट वाले लेक्चर में था। घर पे आप इसी रिएक्शन को लिख के देखेंगे। यहां सोडियम सल्फाइड ले लेंगे, सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये आप K2Cr2O7 वाली रिएक्शन को आप कॉपी डाउन करके देखेंगे। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, लेकिन पहले आप इसे नोट करें
क्योंकि करने वाले हैं हम इसको रब। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार K2Cr2O7 में था इसी प्रकार यहां पर है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ परमैग्नेट आयन एंड मैग्नेट आयन। मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, एक मैंगनीज, वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, यहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये रहा मैंगनीज बनाओ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ऐसे बनाइए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऐसे बनाइए। 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन लगा दीजिए, 4 ऑक्सीजन। परमैग्नेट आयन पे एक नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगाओ, बाकी 3 ऑक्सीजन बचे, वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड आप लगा दीजिए, डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर हो गया परमैग्नेट आयन का। अब चलते हैं मैग्नेट आयन की तरफ। 2 नेगेटिव चार्ज हैं, 2 ऑक्सीजन पे आप नेगेटिव चार्ज लगाइए, 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगाइए, बच गए यहां पर 2 ऑक्सीजन बच जाते हैं, दोनों पे आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ये आपका स्ट्रक्चर रहा, और स्ट्रक्चर रहा मैग्नेट आयन का। K2Cr2O7 सॉल्यूशन कलर्ड था, रीजन था चार्ज ट्रांसफर। इसी प्रकार KMnO4 भी आंसर नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 याद रखेंगे। चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से क्या होता है, ये भी कलर्ड होता है। जैसे ही लाइट पड़ेगी मैग्नेट आयन पर, परमैग्नेट आयन पर, ये चार्ज यहां से रेजोनेंस के माध्यम से इस ऑक्सीजन पे जाएगा, लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करेगा, कुछ कलर से एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कलर बचेगा उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से कलर दिखाई पड़ेगा। सब कुछ लास्ट के हाफ में सेम रहा जो हमने K2Cr2O7 में कराया था। इसीलिए कहते हैं हर लेक्चर इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। बने रहिए, एंजॉय करते रहिए केमिस्ट्री अमित चौहान सर के साथ। थैंक यू।